Hello, dear students. Once again, we are here for you. BCom final year, Cost Accounting. जहाँ तक आपके सिलेबस की बात है, आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स शेष हैं। बाकी सारा सिलेबस आपका हमने कंप्लीट करवाया है। और जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो बैलेंस है आपका, वो है जॉब एंड बैच कोस्टिंग और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। तो सबसे पहले हम जॉब एंड बैच कोस्टिंग पे आज बात करेंगे। द बेसिक कोस्टिंग मेथड एप्लीकेबल where work consists of separate contracts, jobs, and batches, each of which is authorized by a special order or a contract. This statement was given by CIMA official terminology. So, अब सवाल ये उठता है कि जॉब कोस्टिंग और बैच कोस्टिंग क्या होती है। देखिए, प्रोडक्शन को नेचर के आधार पर 2 भागों में या 2 श्रृंखलाओं में या 2 कड़ियों में हम कह सकते हैं बांटा जा सकता है। उसका वर्गीकरण 2 अलग अलग कैटेगरीज में किया जाता है। पहली कैटेगरी है ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन करती हैं, जैसे साबुन है, क्लॉथ है, पेन है, मेडिसिन्स हैं, सीमेंट, लोहा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी की सारी श्रेणी उत्पादन करने वाली श्रेणी है। ऐसी संस्थाओं में जो प्रोड्यूस्ड जो आपकी गुड्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो उसको लागत उसकी ज्ञात करने के लिए हम यूनिट कोस्टिंग का या जिसे प्रोडक्शन कोस्ट भी कहते हैं, तो यूनिट कोस्ट सिस्टम का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी कैटेगरी क्या है, इसमें वो जो संस्थाएं हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो आती हैं जो कि ग्राहकों से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर के उनकी पसंद के हिसाब से उत्पादन करती हैं। यानी स्पेशल ऑर्डर पे जब आप कुछ बनाते हैं, कुछ निर्माण करते हैं, ऐसी जो कैटेगरी है ये दूसरी, इसमें आपके रिपेयर की जो वर्कशॉप्स हैं, प्रिंटिंग प्रेस का काम है, ये जॉब का काम है, ये मिठाई बनाने का काम है। जॉब और बैच में बेसिक जो फ़र्क है वो क्या है, देखिए, जॉब कोस्टिंग में आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे आपने मान लीजिए कि किसी स्कूल या कॉलेज की मैगज़ीन आपने किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपवानी है, तो आपने कोटेशंस ली और अपना मटेरियल दिया कि ये मटेरियल है, आपने छापने के लिए दिया, उसका संपादक आपने नियुक्त किया उसके, और आपने वो मैगज़ीन्स कॉलेज या स्कूल के लिए छपवा ली। ये क्या है, एक सिंपल एग्जांपल है जॉब कोस्टिंग का। जैसे ही कोटेशंस के हिसाब से आपके पास आया, आपने वर्क ऑर्डर प्लेस किया और आपने वो मैगज़ीन प्रिंट करवा ली, पब्लिश करवा ली। ओके, जैसे ही वो प्रिंट हुई, पब्लिश हुई, वो जॉब ख़त्म हो गया। बैच कोस्टिंग क्या है, जब एक ही तरह की मान लीजिए चेयर्स, आपने फर्नीचर का ऑर्डर दिया आपने, और आपको कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए मान लीजिए 200 कुर्सियां चाहिए। अब एक ही तरह की, एक ही साइज़ की, एक ही मटेरियल की और एक ही टाइप की चेयर्स 200 आपने ऑर्डर की हैं। सिमिलर काइंड ऑफ जॉब इज़ कॉल्ड बैच कोस्टिंग। ठीक है, सो बहुत ही थिन, बहुत ही माइनर सा इनमें डिफरेंस है। तो हम जॉब की बात कर रहे थे, और जब इसी को आगे लेके जाते हैं, जैसे सड़क, बिल्डिंग्स, कोई स्विमिंग पूल या कोई ओवर ब्रिज बनाने वाले संस्थाओं का जो काम है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट में आ जाता है। तो इस तरह से जॉब एंड बैच कोस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग देखा जाए तो एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। तो ये ऐसी संस्थाओं के लाभ की गणना की जाती है, कोस्ट की गणना की जाती है, और जहां हम जॉब की बात करते हैं वहां जॉब कोस्टिंग होता है, और वहां जॉब कोस्टिंग जो मेथड्स हैं उनको लिया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग एक सेपरेट मेथड है जिसको हम अगले चैप्टर में हम करेंगे। नाउ वी कम टू द जॉब कोस्टिंग फर्स्ट। देखिए, जॉब कोस्टिंग उपकार्य लागत लेखांकन जिसे कहते हैं, इस पद्धति से आशय
अकाउंटिंग की एक ऐसे पद्धति या मेथड से है जो ग्राहक के द्वारा निर्देशित एक स्पेशल जॉब को अलग अलग वयों में वर्गीकृत करके, क्लासिफाई करके हम उसको पूरा करते हैं। हमारी जो कॉस्ट आती है, हम बतौर जॉब टेकर या जॉब सीकर हम क्या करेंगे, हमने ऑर्डर लिया और हम जैसा ग्राहक ने बताया उसके हिसाब से हमने उसको मटेरियल बना करके दे दिया, और जैसे ग्राहक की आवश्यकता की पूर्ति हुई तो उसकी पूर्ति करना ही इन जॉब्स का काम होता है। जैसे प्रिंटर्स हैं, शिप बिल्डर्स हैं, रिपेयर वर्कशॉप्स हैं, फाउंड्रीज हैं, ये सारी की सारी करती हैं जॉब्स का काम। या हम मिठाई की दुकानों पे जो मिठाई के ऑर्डर देते हैं, या फर्नीचर के लिए ऑर्डर देते हैं, या हमने इंटीरियर डिज़ाइनर को ऑर्डर दिया है, तो वो अगर छोटा काम है तो वो जॉब होगा, बड़ा काम है तो वो बड़े काम में वो क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में वो चला जाएगा। देखिए CIM में ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, द जॉब ऑर्डर कोस्टिंग इज दैट form of specific order costing which applies where work is undertaken to customer specific requirements and each order is of comparatively short duration। ठीक है, और ये कंपैरिजन किससे हो रहा है, compared with those to which contract costing applies। कॉन्ट्रैक्ट से हम ये कर रहे हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड का, और उसकी अमाउंट भी कम होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट है या जॉब है उसका अमाउंट कम होगा। द वर्क इज यूजुअली कैरिड आउट विद इन अ फैक्ट्री और वर्कशॉप एंड मूव्स थ्रू प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस एज ए कॉन्टिन्यूसली आइडेंटिफाइबल यूनिट। ये जॉब का जो काम होता है ये आपका फैक्ट्री में या वर्कशॉप में होता है, और प्रक्रियाओं के थ्रू हमने प्रोसेस कोस्टिंग किया है, तो प्रक्रियाओं के थ्रू होकर के गुजरता है। हालांकि जॉब कोस्टिंग और प्रोसेस कोस्टिंग में भी माइनर सा फर्क होता है, तो वहाँ से होकर के एक यूनिट्स में वो तब्दील होता है, और मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स ऑर्डर्ड बाय द कस्टमर। तो ग्राहक ने जैसा ऑर्डर दिया उसके हिसाब से हम इसको बनाते हैं। द टर्म मे ऑल्सो बी अप्लाइड टू वर्क सच एज प्रॉपर्टी रिपेयर्स एंड मेथड्स मे बी यूज्ड in the costing of internal capital expenditures job. So this is the terminology which is official terminology given by CIMA। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जॉब कोस्टिंग एक इस प्रकार का एक अकाउंटिंग का सिस्टम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें हम किसी विशेष ऑर्डर पे, ग्राहक के ऑर्डर पे माल को तैयार करते हैं, और फैक्ट्री या वर्कशॉप में माल तैयार करके हम ग्राहक को सप्लाई करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अब जॉब कोस्टिंग के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, प्रत्येक जॉब को आदेशों की उत्पादन की लागत का पता करना, ये हमें पता होना चाहिए। जो हर ऑर्डर है उसका आदेश का जो लागत है वो कितनी हुई, पर जॉब उसकी कॉस्ट है वो हमें पता लग जाएगी, ताकि हम प्रॉफिट जोड़ करके उससे कोटेशन हम दे सकते हैं। प्रत्येक जॉब से हमें क्या पता लगेगा, अलग अलग का लाभ हानि पता लग जाएगा। सेपरेट जॉब, हमने एक काम किया, एक स्कूल की मैगज़ीन छापी, कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दूसरे स्कूल की या कॉलेज की कोई प्रिंटिंग का काम हमने किया, प्रोस्पेक्टस छापे हैं, या हमने कोई और प्रिंटिंग का काम किया है। मैं एक प्रिंटिंग प्रेस का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जॉब के लिए। तो हमें पता लग जाएगा लाभ वाले और बिना लाभ वाले जो जॉब्स हैं उनको हमें पता लग जाएगा। हम सेग्रीगेट कर सकते हैं उनको, डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको। फिर जो मैनेजमेंट है उसको ऐसे ही पुराने कार्यों पर हुए खर्चों के आधार पर आगामी कार्यों के लिए निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो एक उद्देश्य है जॉब कोस्टिंग का। एक चीज़ होती है कि जो एक्चुअल और एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके आधार पर हम कार्यकुशलता से काम करके जो कॉस्ट कंट्रोल का काम है उसको करना भी उद्देश्य है जॉब कोस्टिंग का। मैनेजमेंट ऐसा करती है। और जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी कीमत को तय करने में प्रबंधकों को मदद मिल जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये उद्देश्य थे, और उद्देश्य जब ये पूरे हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, एडवांटेजेस। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस
या लाभ क्या हैं इसके जॉब कोस्टिंग के। सबसे पहले तो जॉब कोस्टिंग पद्धति से हमें क्या होगा, जो मटेरियल है या आपका लेबर है या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो ओवरहेड्स हैं उनका आपको पूरा का पूरा विस्तृत ब्यौरा पता लग जाएगा। दूसरा, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन सेंटर्स की आपकी जो ऑपरेशन की एफिशिएंसी है वो निर्धारित हो जाएगी। हर एक जॉब की कोस्ट को जानने में सुविधा हो जाएगी। उसके बाद आपको एक्चुअल और एस्टिमेटेड कोस्ट का पता लगने से आप कोस्ट को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग समय में किए गए जो जॉब्स हैं उससे क्या होगा, अलग अलग समय में, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दशाओं में जो जॉब्स आपने परफॉर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें अलग अलग जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ या डिफरेंट मेथड्स या कोटेशंस हमने दिए हैं उससे हमें एक एक्सपीरियंस होता है और हम समृद्ध होते चले जाते हैं। स्पेशल जॉब्स का हम स्पेशल प्राइस भी निर्धारित कर सकते हैं। हमें पता लग जाए इन एक्सपीरियंस के आधार पर कि हमें भविष्य में किस तरह से प्राइसेस देने हैं। इसके विगत अवधि यानी पास्ट के एक्सपीरियंसेस से हमें क्या होगा, ऐसे ही जो जॉब हैं उनका शीट तैयार करना, उनके लिए कोटेशंस तैयार करना, उसकी लागत की अलग अलग जो कोस्ट के जो बेसिस हैं उनका पता लगाना वो आसान हो जाता है। प्रत्येक जॉब में क्या होगा, जो रद्दी माल है या जो डिफेक्टेड माल है जिसे हम कहेंगे, वो अलग अलग तरीके से उसका पता लग जाता है, जिससे क्या होगा, उसके कंट्रोल पर हम जो करेक्टिव एक्शंस हमने लेने हैं, आवश्यक जो कदम उठाने हैं वो हम उठा सकते हैं। जो अनुमानित जॉब कोस्ट है उसकी स्टेटमेंट के ज़रिए हम क्या करेंगे, आराम से टेंडर प्राइस हम भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कोस्ट का पता लग जाएगा और हम ओवरहेड्स पे बहुत अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसके लाभ हैं इसके जॉब कोस्टिंग के। अब देखिए इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है कि इसमें क्लरिकल काम की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसकी वजह से गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। जो आपका फंड है उसके कंट्रोल की उचित व्यवस्था न होने से आपको जॉब का सही कोस्ट का आपको कई बार अनुमान नहीं होता है। जब जॉब होता है तो उसकी जॉब कोस्टिंग की जो नेचर है वो हिस्टोरिकल कोस्ट की होती है। तो हिस्टोरिकल कोस्ट पद्धति के जो जितने दोष हैं, जितने डिफेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे जॉब कोस्टिंग में भी आ जाते हैं। जब प्रोडक्शन कंट्रोल का अच्छा तरीका नहीं होता है तो इस पद्धति में अनेक प्रकार के दोष पता लग जाते हैं, आपको निकल आते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव बेटर और ए वेरी गुड सिस्टम ऑफ कोस्ट कंट्रोल। ये हमेशा संभव नहीं हो पाता कि एक अवधि की जॉब कोस्टिंग दूसरी अवधि की जॉब कोस्टिंग से मैचेबल हो, कंपेरेबल हो। तो ये हमेशा ये हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है कि यू विल आस्क के भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब कोस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। देखिए अगर हम काम को आधार बनाएं तो देखिए जॉब कोस्टिंग में प्रोसेस से संबंधित काम होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग है उसमें मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम होता है। दूसरा जो वेन्यू है वो क्या होगा, जॉब कोस्टिंग में काम होगा फैक्ट्री या वर्कशॉप में ही, जबकि साइट पे काम होगा कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में। जहाँ है जैसे पुल सड़कें वगैरह बनानी साइट पे जाके बनाएंगे, और आपने प्रिंटिंग का काम करना है, मिठाई बनाने का काम करना है तो अपनी वर्कशॉप में फैक्ट्री में आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका ड्यूरेशन आमतौर पे जॉब का ड्यूरेशन कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। प्राइस की बात करें तो जॉब का प्राइस आमतौर पे कम होगा और अधिक लागत वाला होगा कॉन्ट्रैक्ट। अब जो आपके सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, देखिए जॉब में सब कॉन्ट्रैक्टर वाला कुछ भी सिस्टम नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि छोटा काम होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स की भी मदद लेता है, आगे वो सबलेट कर दे। जैसे हाउसिंग सोसाइटी वो बना रहा है तो उसमें इंटीरियर का काम किसी को दे दे या सीमेंट का काम एक को दे दे, लोहे का काम एक को दे दे, वो सबलेट करता रहता है आगे। इसी तरह से फिर अगला आधार इसका लाभ को सुनिश्चित करना। देखिए जॉब कोस्टिंग में क्या होता है, काम पूरा होने से ही लाभ की गणना आप कर सकते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वर्क सर्टिफाइड जितना हो जाता है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलती रहती है और
ठेके के बीच में भी आप लाभ की गणना कर सकते हैं, वो सुनिश्चित हो सकती है। अब इस जॉब कोस्टिंग का जो आखिरी पार्ट है उस पर हम आ गए हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ग्राहकों के लिए एक क्वेश्चनेयर जो आमतौर पे ग्राहक तैयार करके लाते हैं अपनी तरफ से, या मन में वो पूछने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो वैसी एक प्रश्नावली, एक क्वेश्चनेयर हम ही तैयार कर लेते हैं। और हम जो पूछते हैं, जैसे FAQs होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो उनके जवाब हम तैयार रखते हैं। तो इस तरह की एक ग्राहक के लिए कीमत क्या है, क्वालिटी क्या है, समय की अवधि क्या है, या उसका प्रकृति क्या है उस काम की, या कितनी कॉस्ट आएगी, ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। फिर काम की लागत का आंकलन, यानी असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, उसकी गणना करेंगे। निर्माता के द्वारा उसका आंकलन किया जाता है, तैयार किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, हमने ये फला काम करवाना है भाई साहब, तो हमें क्या कहेगा कि जी देखो मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ शाम तक। तो वो कैलकुलेशन करना होता है कि उसकी लागत कितनी आएगी। उसके बाद जब आप अपनी तरफ से कोटेशंस दे देंगे तो उसके बाद ऑर्डर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तीसरा स्टेप है, जब आपको ऑर्डर दे दिया जाता है। उसके बाद उत्पादन का आदेश, आप जैसे ही ऑर्डर आपको मिलेंगे, आप अलग अलग डिपार्टमेंट जिससे भी संबंधित है उसको आप आगे उसको भेज देंगे और ऑर्डर दे देंगे उसके प्रोडक्शन का, फैक्ट्री और वर्कशॉप में जहाँ भी वो हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जॉब है उसकी आदेश संख्या देखेंगे, यानी कारखाना या आपके अलग प्रकार के जो उपक्रम हैं उसमें सक्रिय रूप से ये काम चलता रहता है। इससे इस बात की बहुत संभावना रहती है कि उपकार्य की देख रेख करने के लिए लिपिकीय यानी क्लरिकल मिस्टेक्स ना हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह की गलतियों के बचाव के लिए आप क्या करेंगे, जो प्रत्येक प्राप्त आदेश है उस पर आप क्या करेंगे, जॉब ऑर्डर संख्या डाल देंगे, और प्रत्येक जॉब ऑर्डर को पूरा करने के लिए आप जॉब ऑर्डर संख्या के माध्यम से नियंत्रण करेंगे, ठीक है। तो जॉब ऑर्डर उसको देना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई क्लरिकल मिस्टेक की संभावना ना रहे। उसके बाद उसका लागत का लेखा आप बनाएंगे, जो आप अकाउंटिंग सिस्टम के तहत जॉब पोस्टिंग का जो रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें कॉस्ट शीट फॉर वर्क ऑर्डर आप बनाते हैं। इसके अंदर आप मटेरियल या लेबर या ओवरहेड्स के जो खर्चे हैं आपके, वो उसमें डालते हैं। इसके साथ साथ इस जो ये वर्कशीट जो आप बनाएंगे, वर्क ऑर्डर शीट, इसके साथ साथ आप दो चीज़ें और बनाएंगे, वो है कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट, कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट, और दूसरा कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, यानी जो पूरा हो गया है जॉब उसका अकाउंट, और अभी जो चल रहा है अर्धनिर्मित है, वर्क इन प्रोग्रेस है, आप दूसरा अकाउंट उसका बनाएंगे। तो इस तरह से फिर उसके बाद काम पूरा हो जाएगा, आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा और जो जॉब है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आखिरी क्या होगा, आप ये सौंप देंगे माल, और उस जॉब पर जो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसकी आप गणना करेंगे। तो इस तरह से जॉब या बैच कोस्टिंग में, बैच और जॉब में यही एक मामूली सा फ़र्क है, बहुत महीन फ़र्क है ये, कि एक ही तरह की, एक ही प्रकार की जब वस्तुओं का निर्माण आप करते हैं तो वो बैच कोस्टिंग हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि 5000 रसगुल्लों का ऑर्डर मिला है, तो रसगुल्ले एक साइज़ के एक ही तरह के 5000 वो बैच कोस्टिंग में आएगा। और मैंने आपको बताया कि फर्नीचर का ऑर्डर मिला, ऑफिस फर्नीचर का, जिसमें चेयर्स भी हैं, टेबल्स भी हैं, जिसमें और फर्नीचर भी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मिला करके आपका जॉब कोस्टिंग का काम होता है। तो ये आपका लेक्चर यहीं पूरा होता है, जॉब एंड बैच कोस्टिंग का। इसकी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे चैप्टर, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग का। सो यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।